हेलो दोस्तों। तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो हमारा 30 मार्च का इनसाइट करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो ये सब तो हम अंदर देख ही लेंगे, तो डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा हैप्पीनेस करिकुलम। ठीक है, ये हमारे जीएस पेपर 2 के अंदर आएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। ठीक है, जीएस पेपर 2 का टॉपिक है ये प्रसन्नता पाठ्यक्रम। प्रसन्नता पाठ्यक्रम तो हाल ही में जो यूपी गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार, उसके द्वारा इसे जो है शुरू किए जाने की संभावनाएं हो रही है। ठीक है, प्रसन्नता पाठ्यक्रम को, जो कि प्रायोगिक परियोजना इसके रूप में इसे स्टार्ट किया जाएगा। जो हमारी किताबें होती हैं ना, बुक्स होती हैं, उसके अंतर्गत इसे जो है स्टार्ट किया जाएगा। इसे प्राप्ति पाठ्यक्रम, इसे जो है प्राप्ति पाठ्यक्रम भी कहा जाएगा, तथा इसी शैक्षणिक सत्र से जो है इसे मथुरा में स्टार्ट किया जाएगा। फर्स्ट टाइम जो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था वो दिल्ली गवर्नमेंट 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो इसे जो है अब यहाँ यूपी में, उत्तर प्रदेश में मथुरा के विद्यालयों से इसे स्टार्ट किया जाएगा। इसका जो है उद्देश्य क्या है, प्रसन्नता जो पाठ्यक्रम जो लाया जा रहा है, इसके अंतर्गत जो स्टूडेंट होंगे ना, उनको सार्थक और चिंतनशील कहानियाँ, इस टाइप की जो गतिविधियाँ हैं, उसके माध्यम से स्थायी खुशी या प्रसन्नता हासिल करने की यात्रा में छात्रों को जो है सहयोग दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो चिंतनशील कहानियाँ होंगी वो हमारे पाठ्यक्रम में जो है जोड़ी जाएगी छोटी क्लासेस में। ठीक है, जिसके अंतर्गत 3 कैटेगरी बनाई गई है। देखिए, इन 3 कैटेगरी में जो सबसे पहले वर्ग एक, मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी होगी, वो हमारे जो छोटे बच्चे होंगे ना, जो फर्स्ट से नीचे के जो होते हैं, उनके अंतर्गत जो है दिमागी गतिविधियाँ और अभ्यास से संबंधित एक द्विसाप्ताहिक जो कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें 45 मिनट का एक सत्र रखा जाएगा 2 सप्ताह के लिए। उसके बाद जो कक्षा 1 से 2 होंगे, जो इससे बड़े होंगे, जो नर्सरी वगैरह होती है ना, यूकेजी नर्सरी, उनसे जो बड़े 1 से 2 के होंगे, उनके अंतर्गत एक जो है ये सब तो होगा ही, उसके अलावा चिंतनशील प्रश्न ये भी उसके अंदर डाले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ग 2 में क्या होगा, जो 3 से 5 के जो छात्र होंगे उनको ऐड किया जाएगा, और जो वर्ग 3 है उसमें 6 से 8 तक के जो छात्र होंगे उनको शामिल किया जाएगा। जो उपरोक्त गतिविधियों के अलावा, इन सब के अलावा भी जो है उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है उस एज में, और दर्शाने वाले जो आत्म अभिव्यक्ति होंगे उसमें जो है इसमें भाग लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम प्रसन्नता पाठ्यक्रम की बात करें तो ये है क्या, अच्छा, मैंने 2008 कह देते, 2018 में स्टार्ट किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, प्रसन्नता पाठ्यक्रम। यहाँ देखिए इंग्लिश में भी दे रखा है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस करिकुलम। इट कॉल्स फॉर स्कूल्स टू एड्रेस द वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस ऑफ स्टूडेंट अलॉन्ग विद इन इनकलकेटिंग स्किल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। जो चिंतनशील वो होते हैं ना, जो ऊपर कहानियाँ बता रहे थे, चिंतनशील कहानियाँ, इस टाइप की कहानियाँ डाल जाएंगी। जैसे जब हम मतलब पढ़ते होंगे तो आपने एक सब्जेक्ट देखा था नैतिक शिक्षा। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी, मतलब ऐसे, मैं उस टाइम भी सोचता था कि ये बुक्स हटा देनी चाहिए, इसकी बजाय कुछ जैसे हमारे प्रेमचंद के गोदान, इस टाइप की जो क्रिटिकल थिंकिंग वाली जो कहानियाँ होती है वो डालनी चाहिए। ठीक है, मतलब इससे हमारे देश का जो उस टाइम की जो आज़ाद हुआ था उस टाइम की जो भी कंडीशन रही होगी या उसके बाद की भी, तो वो सब समझने में बच्चे को जो है आसानी होगी। ठीक है, तो इन्हें ऐड करना चाहिए, ये सब जो है ऐड किए जाएंगे अब से। ठीक है, इस पाठ्यक्रम के तहत विद्यालयों के छात्रों के कल्याण और खुशी पर जो है ध्यान देने के साथ साथ उनकी अनुभूति क्या है, भाषा, उनकी साक्षरता, संख्यात्मक और कला में जो विकास होगा उसको प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इट एम्स टू अनेबल लर्नर्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड अप्लाई लाइफ स्किल्स टू स्ट्रेसफुल एंड कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। ठीक है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो है इनको अप्लाई करने का मतलब, अगर आप बचपन से ये सब डाल देंगे बच्चे में तो उसको आगे मतलब ईजी होगा। जैसे अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा, जो वो थी रेसलर थी गीता फोगाट, उसकी कज़न ने जैसे सुसाइड कर लिया था, 12th क्लास में थी वो कंपटीशन हारने की वजह से। ठीक है, तो इस टाइप के जो जो वो आएंगे ना सिचुएशन, उसमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, उसमें कमी आएगी इससे। ठीक है, इस स्कीम को दिल्ली गवर्नमेंट ने 2018 में स्टार्ट किया गया था। इस फोटो में जो है श्रवण कुमार शुक्ला, ए गवर्नमेंट स्कूल टीचर फ्रॉम गोरखपुर, वॉज ए कोर मेंबर ऑफ द टीम ऑफ दिल्ली। ठीक है, उसके अलावा ये हमने वर्ग देख ही लिए हैं। उसके बाद इस पाठ्यक्रम में जो है शिक्षण परिणामों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ठीक है, 4 श्रेणी है। सबसे पहले है युद्धोचित, वृद्धिपरक और सचेत। मतलब इसके अंदर क्या आएंगे, क्या करेंगे,
प्रभावी श्रवण, मतलब सुनने की जो कला होती है उसे प्रभावी बनाना, उसको विकसित किया जाएगा। यथार्थ में बने रहना, आत्मबोध के स्तर पर वृद्धि करना। ठीक है, सेकंड जो वो होगा वर्ग होगा उसमें आलोचनात्मक चिंतन, मतलब जैसे डिबेट होता है ना, उसमें आलोचनात्मक, सॉरी डिबेट में नहीं, मतलब एक पॉजिटिव व्यू होता है हमारा, एक नेगेटिव व्यू होता है किसी भी चीज़ के लिए, पेपर में भी आता है लिखने के लिए, तो वो हमारी जो है उससे इंक्रीज़ होगी आलोचनात्मक चिंतन। और मीमांसा विकसित होगी, जिसमें जो रूढ़ियों और मान्यताओं से परे सोच है, अपने स्वयं के जो मतलब जैसे पैट्रियार्की पे एक क्वेश्चन आया था, तो इस टाइप की जो भी रूढ़ियाँ हैंगी उनके मान्यताओं से परे सोच होगी, अपने स्वयं के विचारों और व्यवहारों को प्रतिबिंबित करने संबंधी क्षमता विकसित इसमें की जाएगी। उसके बाद सामाजिक भावनात्मक कौशल विकसित किया जाएगा इसके अंतर्गत। सहानुभूति प्रदर्शित करना, ठीक है, सहानुभूति जैसे होता है मतलब किसी के लिए हम जो दिखाते हैं सहानुभूति, एक होता है समानुभूति, मतलब किसी की जगह पे खुद को रख के सोचना, है ना, तो चिंता और तनाव का इसमें सामना किया जाएगा। उसके बाद बेहतर संचार कौशल विकसित करना और एक आत्मविश्वासपूर्ण और हंसमुख व्यक्तित्व विकसित करना। ठीक है, दैनिक जीवन पर एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना, आत्मविश्वास को प्रतिबिंबित करना, जिम्मेदार बनना, स्वच्छता स्वास्थ्य इसके प्रति जागरूकता को प्रतिबिंबित करना। ठीक है, मूल्यांकन विधि क्या होगी इसमें, परिणाम की बजाय प्रक्रिया, मतलब जो नंबर वंबर होंगे ये सब नहीं इसमें दिया जाएगा, सिर्फ इसमें जो है अपने जो है गुणात्मक वृद्धि होगी, मात्रात्मक वृद्धि नहीं होगी इसमें। ठीक है, गुणात्मक उनके कैरेक्टर जो होगा उसमें एनहेंसमेंट आएगा। ठीक है, सेकंड टॉपिक क्या है, जैसे हमारा वो है ना आधार कार्ड, वैसे ही अब जो है ULPIN इसको 2022 तक पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ULPIN विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या, मतलब देखते हैं ना आप जैसे ज़मीन के लिए कहीं पे लड़ाई हो रही है तो इस टाइप से ज़मीन को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाएगा और हर एरिया को एक नंबर दे दिया जाएगा 2022 तक। ठीक है, विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या योजना की शुरुआत की गई और इस योजना को मार्च 2022 तक पूरे देश में लागू किया जाएगा। ठीक है, ये किसके एक भाग के रूप में से जो है चलाया जाएगा, DILRPM डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसके एक भाग के रूप में से जो है संचालित किया जाएगा। स्थायी समितियों द्वारा लोकसभा में से प्रस्तावित किया गया है। ज्ञातव्य है कि डिजिटल भारत भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो DILRPM है, इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। वो इससे पहले वाला आर्टिकल में मैंने 2008 शायद इसीलिए कह दिया होगा, ये यहाँ पे 8 में ये हुआ था DILRPM, जिसके बाद के वर्षों में इसका कई बार जो है विस्तार किया गया। अगर योजना के बारे में बात करें तो इसमें एक जैसे वो हमारा होता है ना 12 डिजिट का होता है ना आधार कार्ड में, इसमें 14 अंकों का एक पहचान पत्र, मतलब नंबर एक आपको दिया जाएगा आपके एरिया के हिसाब से। इसे ज़मीन की आधार संख्या भी कहा जा रहा है। यह संख्या ज़मीन के सर्वेक्षण किए जा चुके प्रत्येक खंड की विशिष्ट रूप से पहचान करेगी और विशेष रूप से ग्रामीण भारत में जहां आमतौर पर भू अभिलेख काफ़ी पुराने और विवादित होते हैं। ठीक है, गांव में देखते हैं ना आप ज़मीन पे लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो जहाँ पे पुराने और विवादित होते हैं, भूमि संबंधी धोखाधड़ी पर रोक लगाई जाएगी इससे। इसके अलावा जो भूखंड की पहचान होगी वो उसके देशांतर और अक्षांश, जो 6 क्लास में आपने पढ़े होगी ना ज्योग्राफी की NCERT में भूगोल की, उसके द्वारा इसके देशांतर और अक्षांशों के आधार पर जो है इनकी पहचान की जाएगी और विस्तृत सर्वेक्षण और भू संदर्भित भू संपत्ति मानचित्र पर यह निर्भर होगा। ठीक है, ULPIN के बहुपक्षीय लाभ होंगे, जानकारी का यह एकल स्रोत भू स्वामित्व प्रमाणित कर सकता है और भू संपत्ति स्वामित्व संबंधित संदिग्ध दावे समाप्त होंगे। यह आसानी से सरकारी भूमि की पहचान करने में सहायक होगा तथा न्यायहीन भूमि लेन देन से बचाएगा। ठीक है, ये इसके थोड़ी और स्पेसिफिकेशन है। लैंड आइडेंटिटी 14 डिजिट का नंबर मिलेगा, 6 स्टेट में जो है चालू हो गई पहले फेस में। इट विल बी लिंक टू आधार से लिंक होगा रेवेन्यू सिस्टम, उसी से जो है पैसे से रेवेन्यू किया जाएगा। ठीक है, हाउ इट हेल्प लैंड एक्विजिशन विल बिकम ईजियर, जो भूमि अधिग्रहण होगा वो ईजियर हो जाएगा। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन विल बी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। रियल एस्टेट की जो भी ट्रांजैक्शन, जो पैसे का लेन देन होता है ना रियल एस्टेट में, ज़मीन के लेन देन में। पुट एन एंड टू फ्रॉड्यूलेंट लैंड ओनरशिप, जो नकली में जो किसी को ज़मीन देते हैं ना, फिल्म मूवी वगैरह में दिखाते हैं बेच दी, तो उस टाइप के जो है इसमें कमी आ जाएगी डाटा में। उसके बाद अगला टॉपिक है सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन या कार्यान्वयन के लिए उत्पन्न विषय। ठीक है, जो NRC था उसके तहत अस्वीकरण पर्चियाँ शीघ्र ही जारी की गई, मतलब जिनका इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ
नेशनल रजिस्टर सिटीजन। हाल ही में जो असम सरकार है 2019 में प्रकाशित जो आखिरी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी था, उसमें शामिल नहीं किए जाने वाले लोगों के लिए अस्वीकरणीय पर्चियाँ जो रिजेक्शन स्लिप थी उसको तत्काल जारी करने को इन्हें कहा गया है। पृष्ठभूमि क्या है? टोटल पॉपुलेशन कितनी 3.3 करोड़ जो है असम की, उसमें से 19 लाख आवेदक जो है एनआरसी की आखिरी सूची से बाहर हो गए हैं। ठीक है, इसमें जो है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को तैयार करने में 5 वर्ष का समय लगा और 1220 करोड़ रुपए का इसमें व्यय हुआ है। ठीक है, ये है क्या एनआरसी? मुख्यतः अवैध भारतीय नागरिकों का, जो अवैध भारतीय हैं मतलब जो बाहर से आके रह रहे हैं, उनका आधिकारिक रिकॉर्ड है। इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकों के रूप में पात्र व्यक्तियों के बारे में जनांकिक विवरण इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, 1 साल पहले 2020 के जनवरी में दंगे वगैरह हुए थे जैसे दिल्ली में, तो आपको ये सब ध्यान होगा भी, मतलब आपने उस टाइम पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा ही। ठीक है, सबसे पहले इस रजिस्टर को 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। इसके बाद कुछ समय पूर्व तक कभी भी जो है अद्यतन मतलब अपडेट जो होता है ना, अपडेशन होती रहती है। जैसे जनसंख्या 2021 में होगा, मतलब होना था, अभी तो नहीं हुआ सेंसस, अब देखते हैं। 2011 में हुआ था, तो इसको अपडेट करते रहते हैं हर 10 साल पे, तो वो जो है नहीं किया गया था इसे। अब तक केवल असम राज्य के लिए इस तरह के डाटाबेस को तैयार किया गया है। ठीक है, उसके बाद एनपीआर देखिए क्या होता है। देखिए एनपीआर जनसंख्या का रजिस्टर है, ये पॉपुलेशन रजिस्टर है। इसमें जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर किए जाते हैं, मतलब सिर्फ नाम इसके रजिस्टर किए जाते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में। इसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से हम जो योजना डिवाइड करते हैं अलग अलग राज्यों में, वो एनपीआर के अकॉर्डिंग करते हैं। एनआरसी में क्या होता है, लोगों से जो है दस्तावेज मांगे जाएंगे कि आप यहाँ इंडिया के हैं कि नहीं हैं। आप बताएं कि किस आधार पर आप देश के जो है नागरिक हैं, मतलब राशन कार्ड, ये सब, आधार कार्ड, इन सब से जो है उनको यहाँ का नागरिकता दी जाती है। इन दोनों प्रक्रिया का कोई लेना देना नहीं होता आपस में। ठीक है, तो व्हाट इज एनपीआर? इट इज़ एन आइडेंटिटी डाटाबेस ऑफ रेजिडेंस। इट डज नॉट ऑफर द राइट टू क्लेम सिटीजनशिप। मतलब ये नहीं है कि आपके पास एनपीआर में आपका नाम रजिस्टर है तो आप यहाँ के सिटीज़न हैं। ठीक है, उसके लिए जो हमारे ये था ना एनआरसी, उसमें रजिस्टर होना चाहिए। इज़ प्राइवेसी गारंटेड अंडर एनपीआर? क्या इसमें प्राइवेसी होती है? प्राइवेसी इज़ नॉट ऑफर्ड फॉर्मली। नॉर्मली आपका नाम लिए तो लिखा है एक जगह पे कि हाँ आप इस देश में रह रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन में काउंट हो रहे हैं। तो द डाटा कवर्ड अंडर द एनपीआर इज़ अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट यूज़। सरकारी यूज़ के लिए होता है बस ये। ठीक है, एनपीआर लिंक टू एनआरसी, द होम मिनिस्टर सेज नो। मतलब दोनों चीज़ अलग है, आपका एक जगह नाम लिखा गया, एक जगह आपको प्रूफ करना है कि आप देश के हो, तो अलग अलग ही रखा जाएगा। बट 2018 से 19 गवर्नमेंट रिपोर्ट सेज एनपीआर इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ एनआरसी। मतलब पहले यहाँ पे नाम लिखा जाएगा कि आप रह रहे हो, उसके बाद ही तो आप डॉक्यूमेंट दोगे। ठीक है, एनपीआर डिफरेंट फ्रॉम सेंसस। क्या एनपीआर सेंसस से अलग है? सेंसस इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक डाटा। मतलब हमारे पास डाटा होता है सेंसस से कि कितने मेल है फीमेल है किस राज्य में, विच इज़ शेयर्ड एज एग्रीगेट। पर यहाँ पे एनपीआर अलग हो जाता है, वहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन लिखी होती है। ठीक है, हाउ विल गवर्नमेंट यूज़ एनपीआर? कैसे यूज़ करती है? एनपीआर विल यूज़ फॉर आइडेंटिफाइंग बेनिफिशरी फॉर वेलफेयर प्रोग्राम लिंक इन द केस ऑफ उज्ज्वला। मतलब जैसे उज्ज्वला योजना थी उसके अंतर्गत जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसमें जो है जो उज्ज्वला वो गैस सिलेंडर वाली थी ना, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग जो है दिए गए। डज एनपीआर हैव एनी लिंक टू सीएए? सीएए से कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, नो सीएए इज़ मीन टू ग्रांट सिटीजनशिप। मतलब यहाँ भी जो नागरिकता वो देने के लिए सीएए बनाया गया था। टू नॉन मुस्लिम फ्लीकिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, इन तीनों देशों से जो नॉन मुस्लिम थे उनको यहाँ की नागरिकता देने के लिए सीएए बनाया गया था। जबकि एनआरसी आपने देखा ही है क्या है। तो 12,695 करोड़ कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग सेंसस अपडेटिंग एनपीआर, इतनी कॉस्ट आई इसको अपडेट करने के लिए। फेब 2021 डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग बोन था एक्सरसाइजेज। इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए 2021 फरवरी डेडलाइन थी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, असम में जो है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट किए जाने का कारण, अद्यतन मतलब अपडेट किए जाने का कारण, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के अनुसार असम के सभी भागों में जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर था उसको अपडेट करने का आदेश दिया था 2014 में। यह प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर वर्ष 2015 में शुरू की गई थी उस समय पे। तो अगला टॉपिक है जीएस पेपर 3 से आपदा और आपदा प्रबंधन। मतलब जो उड़ीसा सरकार है उनको अभी तक 31,945 करोड़ का नुकसान हो चुका है। ठीक है, 8 चक्रवातों से, जो कि कौन से हैं? फैलिन 2013, हुदहुद 2014, तितली, फेथाई और DAYA 2018 में आए थे। बुलबुल और फानी
2019 और अम्फान 2020 में आया था। ठीक है, इनसे नुकसान हो चुका है इतने हज़ार का। 1999 के सुपर साइक्लोन के पश्चात आने वाले 8 भिन्न भिन्न चक्रवातों से इनको इतना नुकसान हो गया, किंतु राज्यों को इसके लिए केंद्र सरकार से मामूली मतलब जितना मिलना चाहिए था पैसा उसका 1/6 पैसा मिला हुआ है। ठीक है, चक्रवात होते क्या हैं ये देखिए, आपने ज्योग्राफी में वैसे पढ़ लिया होगा, फिर भी यहाँ पे ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। जैसे भूमध्य रेखा के ऊपर क्या होता है, जो हवाएं होती है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, नीचे क्या होती है क्लॉकवाइज चलती हैं, और कहीं एक एरिया में निम्न दाब हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है फिर उसके चारों ओर हवाएं घूर्णन करती हैं एक ही मतलब उसमें जो अभी बताया ना, भूमध्य रेखा के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज उल्टा और यहाँ सॉरी सीधा ऐसे, और यहाँ पे भूमध्य से रेखा के नीचे क्या होता है क्लॉकवाइज ऐसे चलती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है चक्रवात का निर्माण होता है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, अत्यंत निम्न वायुदाब तंत्र के बनने तथा उसके चारों ओर हवाओं के तीव्र संचरण के परिणाम स्वरूप ये बनता है। हवाओं की गति जो है दिशा, तापमान तथा आर्द्रता जैसे कारक चक्रवातों के विकास में सहायक होते हैं। बादलों के निर्माण से पहले क्या होता है, पानी वायुमंडल से जो है ऊष्मा ग्रहण मतलब जो गर्मी हीट होती है उस ऊष्मा ग्रहण कर जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जलवाष्प वर्षा के रूप में पुनः तरल रूप में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जैसे गर्मी होती है तो क्या होता है, पानी का भाप बन जाती है ना, ऊपर जाती है, फिर वो बारिश से बादल के उससे नीचे दोबारा आ जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल में ऊष्मा हीट रिलीज होती है। जब ऐसा होता है, ठीक है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है, हीट रिलीज होती है। तो जो हीट रिलीज़ हुई है वायुमंडल में निर्मुक्त होने वाली इस ऊष्मा के से आसपास की जो हवा होगी ना, मतलब मान लीजिए इस एरिया में ये प्रोसेस चल रहा है कि भाप बनी, बादल में गई और पानी आ गया, तो यहाँ पे हीट रिलीज़ होगी, तो इससे आसपास की जो वो होगी ना हवा होगी उसमें निम्न दाब का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इस एरिया में हो रही है, यहाँ पे पर पूरे में निम्न दाब का निर्माण हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप हवाएं तीव्रता से निम्न दाब केंद्र की ओर झपटती है। जहाँ पे भी निम्न दाब होगा आसपास में, वहाँ पे जो हवा है ना वो बड़ी तेज़ी से आती है। ठीक है, इस प्रकार इस चक्रवात का निर्माण होता है। उसके बाद ग्रेट टिप्रा लैंड की मांग, जो कि त्रिपुरा में हो रही है। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल TTADC, इसके लिए होने वाले चुनाव अभियानों में जो ग्रेट टिप्रा लैंड है उसकी मांग एक प्रमुख मुद्दा रही है। अभी देखेंगे आगे मैप में। तो ये है क्या, ग्रेट त्रिपुरा लैंड मूल रूप से एक सत्तारूढ़ी सहयोगी जनजातीय दल जिसका नाम क्या है IPFT, इंडिजीनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा द्वारा त्रिपुरा लैंड की मांग का विस्तार है, जिसके तहत त्रिपुरा का जो आदिवासी है ना त्रिपुरा में, उसके लिए एक अलग अलग राज्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, इस नई मांग में जो त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद है TTADC, इसके बाहर स्थानीय क्षेत्रों या गाँव में जो भी रहने वाले आदिवासी हैं उनको प्रस्तावित मॉडल के अंतर्गत शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि यह विचार केवल त्रिपुरा के आदिवासी परिषद क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। सिर्फ त्रिपुरा में ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों जैसे असम, मिजोरम आदि में निवास करने वाले, यहाँ तक के बंदरबन, चटगांव, खगराचारी और बांग्लादेश के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जो त्रिपुरा के जो टिपरासा जो जनजाति है उसको भी शामिल करने तक विस्तृत है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का कहना है कि त्रिपुरा में NRC को संशोधित करने की मांग अधूरी रहने और पिछले दिनों हुआ CAA का विरोध ग्रेटर टिप्रालैंड की मांग उठने का जो है कारण है। देखिए ये त्रिपुरा हमारा, जैसे कि यहाँ पे है ना, ये इंडिया के ये छोटा सा त्रिपुरा है। ठीक है, इसकी लोकेशन देख लेना मैप में किन किन देशों से घिरा हुआ है। तो इसके अंतर्गत ये हरा वाला पार्ट त्रिपुरा का है, और जो जो जनजाति है टिप्रा वो इस पार्ट में पूरे में रह रही है। ठीक है, उसके बाद एथिक्स से आया GS पेपर 4 से, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मतलब जो ये पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। मतलब जो हरियाणा की जो जेलें हैं उसमें तिनका तिनका फाउंडेशन द्वारा इसे स्टार्ट किया जा रहा है। मतलब जो कैदी है उनको जेल के बाद जो बाहर भी जाना, जिन्हें मतलब पछतावा होता है अपने किए का, तो उनको जो है एक अलग से सेटअप दिया जाएगा जेल के अंदर ही। जैसे आपने मूवी देखी होगी ना, वो संजू मूवी थी, उसमें जैसे संजय दत्त का रोल वो रणबीर कपूर ने आके अनाउंस किया था, मतलब बातें करता था वो लोगों से, क्योंकि उसे दोबारा सोसाइटी में ही तो जाना है। तो उसके लिए जो है उसको एक प्रोवाइड किया जाएगा हरियाणा में जेल के अंदर ही, ताकि वो जो है बाहर के लोगों से अपने आप को सहज महसूस कर सके। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं है, चलो देख लेते हैं एक बार। हरियाणा की जेल में रेडियो परियोजना की शुरुआत की गई। जेल रेडियो कैदियों द्वारा संचालित एक आंतरिक प्रस्तुतिकरण है। इसके तहत रेडियो कार्यक्रम परिसर के अंदर एक स्टूडियो से प्रसारित किए जाते हैं और स्पीकरों के माध्यम से बैरकों में कैदियों तक पहुंचाए जाते हैं।
ठीक है। इस परियोजना का उद्देश्य कैदियों को एक सार्थक कार्य प्रदान कर उनकी रचनात्मकता को सामने लाना है। इन कैदियों को समाज में एक दिन वापस लौटना है, इसलिए उनके लिए एक आड़ देना महत्वपूर्ण है। ठीक है। इनमें से कई कैदियों को अतीत में हुए पर पछतावा भी होता है और इसके लिए ये पश्चाताप भी करते हैं। इनके लिए उपचार की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद है हमला करने के, सेम वही एथिक्स से ही है, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। हमला करने के आरोपी को नशा मुक्ति केंद्र पर सामुदायिक सेवा करने का आदेश। हाल ही में जो दिल्ली हाई कोर्ट था उसमें पीवीआर जो कॉम्प्लेक्स था उस पर एक महिला के साथ सार्वजनिक रूप से मारपीट करने के आरोपी व्यक्ति को पीड़िता द्वारा मामले को आगे बढ़ाने से मना करने के बाद नशा मुक्ति केंद्र पर 1 महीने की सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया। मतलब जो लेडीज़ को जिसको पीटा गया था उन्होंने ही मना कर दिया कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए, तो उन्हें जो है सज़ा के रूप में नशा मुक्ति केंद्र पर सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया। ठीक है। इस मामले में जो पीड़ित व्यक्ति है उनकी अंतिम मुक्त भोगी है। याचिकाकर्ता पीड़ित महिला के लिए परेशान करता रहा और याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई में उसे परेशान किया जा रहा है। तो अगला क्या है, प्रारंभिक परीक्षा हेतु पैट्रिसिया माउंटबेटन। मतलब इसमें कुछ खास नहीं, बस ये माउंटबेटन के बारे में है। तो जयपुर के जो एक जड़े कंगन और रत्न जड़ित है, इसकी जो है नीलामी हो रही है वहाँ पे लंदन में। तो इसके बारे में पैट्रिसिया एडविन विक्टोरिया माउंटबेटन जो है बर्मा की दूसरी काउंटेस माउंटबेटन थी। ठीक है। और ब्रिटेन के शाही घराने से संबंधित थी। वे महारानी विक्टोरिया की पड़पोती और ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के 99 वर्षीय पति प्रिंस फिलिप की सगी चचेरी बहन थी। काफ़ी लंबा हो गया, सगी चचेरी बहन थी। वह भारत के जो अंतिम वायसराय थे ना हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, जिनके सामने पाकिस्तान बना, उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। ठीक है। चर्चा का कारण क्या है, जो पैट्रिशिया माउंटबेटन है उनके निजी संग्रह की 350 से अधिक वस्तुएं लंदन में नीलाम होने जा रही है। इन वस्तुओं में भारत के विरासत में प्राप्त जयपुर के हीरे जड़े कंगन और रत्न जड़ित सजावटी हाथियों का एक जोड़ा भी शामिल है। लंदन में सौथबी द्वारा की जा रही इन वस्तुओं की नीलामी 0.6 मिलियन पाउंड से अधिक राशि की हासिल हुई है। ठीक है। गीगामेश, आगे देखते हैं गीगामेश क्या है। गीगामेश क्या है, मतलब यह ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाले इंटरनेट के लिए एक उत्पाद है। ठीक है। इसे जो है महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप एस्ट्रोम द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। गीगामेश नामक यह वायरलेस उत्पाद दूरसंचार अपडेटों को 5 गुना कम लागत पर गुणवत्ता उच्च गति वाले ग्रामीण दूरसंचार बुनियादी ढांचे को तैनात करने में सक्षम बना सकता है। मतलब सस्ता काफ़ी पड़ेगा ये। ठीक है। तो बस इसमें आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं अगर आज का आ गया तो वो भी अभी अपलोड कर दूंगा मैं। 31 मार्च का भी आ गया, साथ में आप आज ही कर दूंगा। ठीक है। अभी उसके बाद देखते हैं, मैं 365 का वेट कर रहा हूँ, आएगा तो उसे भी धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और क्या। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर सकते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।